Good morning, everybody. Again, we are here to learn something more interesting, that is electric field lines and its properties, right? So, Michael Faraday, first of all, he has introduced the concept of lines, electric field lines, और electric field lines को electric lines of force भी बोला जाता है, right? तो माइकल फेरेडे ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट इसका टू विजुअलाइज. क्यों किया था? टू विजुअलाइज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, राइट? अगर याद हो तो 10th क्लास में आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, ठीक है? वहाँ पे मैग्नेट था और मैग्नेट की फील्ड कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है उसको हमने शो किया था फील्ड लाइन से. फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, फिर ड्रॉ किए थे कुछ सिस्टम्स के लिए, राइट? सेम हियर माइकल फेरेडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखी नहीं जाती है, होती रियल है, बट उसका सिर्फ एक्सपीरियंस, उसका सिर्फ जो इफेक्ट है वो एक्सपीरियंस किया जाता है, बट वो फील्ड दिखती नहीं है, ठीक है? तो उस फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए उसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया. अब फिर से पीछे वाले लेक्चर पे चलते हैं. एक पॉजिटिव चार्ज या कोई भी जो हमारा सोर्स चार्ज है उसकी अपनी एक फील्ड होती है, अपने इर्द गिर्द एक ऐसी जगह होती है जहां तक वो दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाता है, फोर्स लगाता है. तो कोई भी पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज अगर मैं किसी की फील्ड में रखती हूँ, किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में रखती हूँ, तो उसके ऊपर क्या एक्सपीरियंस होता है? एक फोर्स. मतलब उस स्मॉल टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगती है? एक फोर्स लगती है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज, राइट? और अगर उस स्मॉल चार्ज को मैं वहां पे फ्री छोड़ दूं तो वो क्या करता है? उसी फोर्स की डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है. दैट इज इफ वी लेफ्ट इट फ्री, दैट इज दैट स्मॉल चार्ज, स्मॉल टेस्ट चार्ज इज फ्री टू मूव, इट विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. जिस तरफ को फोर्स लग रही है वो चार्ज उसी के डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाता है, राइट? तो इसी वही चार्ज जो पाथ कवर करके जाता है, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. दैट इज द पाथ अलोंग विच दिस टेस्ट चार्ज वुड मूव विल बी योर लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. फिर से बता रही हूं कि कोई भी सोर्स चार्ज है उसकी अपनी एक फील्ड है, और अगर एक स्मॉल टेस्ट चार्ज हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देते हैं, फ्रीली छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है और वो चार्ज उसी फोर्स के अलोंग मूव करना शुरू कर देता है. वही पाथ जिसके अलोंग वो चार्ज मूव करना शुरू हो जाता है, उस पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. तो चलिए डिफाइन कैसे करेंगे इसे? डेफिनेशन तो लिखनी ही है. तो डिफाइंड इन दिस वे, electric line of force may be defined as the curve. It can be a straight line, it can be a curve, right? May be defined as the curve or path along which a small positive charge would tend to move when free to do so. जब उस चार्ज को उसकी फील्ड में छोड़ देते हैं तो वो जो पाथ कवर करता है उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. और उसी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को, चाहे वो स्ट्रेट लाइन है चाहे वो कर्व है, उसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट मुझे क्या दे देता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे दे देता है. मतलब कोई भी, अगर मैं यहाँ पे कर्व, लेट इट भी, मैंने कर्व ड्रॉ किया, ये कर्व ड्रॉ किया मैंने, लेट इट भी यहाँ पे P पॉइंट ले लेती हूँ, PQR कोई मैंने कर्व ले लिया, तो P के ऊपर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी वो यहाँ को जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ को होगी. Q पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यहाँ आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन Q पे
इस तरफ को होगी। आर पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यहाँ पे, तो आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर कोई भी टेंजेंट में ड्रॉ करती हूँ तो वो टेंजेंट मुझे क्या देता है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। पी क्यू आर सब जगह डायरेक्शन सेम नहीं है। पी पे टेंजेंट इधर को है, क्यू पे टेंजेंट इधर को है, आर पे टेंजेंट इधर को है, तो एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन इज डिफरेंट। इट मीन्स योर टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर द टेंजेंट इज ड्रॉन, राइट। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिवन बाय माइकल फैराडे टू विजुअलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो दिखती नहीं है बच्चा, दीज आर जस्ट द इमेजिनरी लाइंस, दिखती नहीं है। अब अगर मैं मैग्नेट की ही बात करूं तो मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपेल करता है, तो अट्रैक्ट सिर्फ वो हम फील कर सकते हैं कि अट्रैक्ट हो रहे हैं या रिपेल हो रहा है। वो लाइनें दिखती हैं क्या बीच में, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखती हैं? नहीं। तो दे आर जस्ट द इमेजिनरी लाइंस और कर्व्स, और इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ज्योमेट्रिकल representation of electric field। तो क्या होते हैं ये imaginary lines which gives the geometrical representation of electric field, right? These are not visible। electric field lines जो हैं वो imaginary हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है। रिमेंबर, उसी रियल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बताते हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया, चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम बात करेंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या होगी, डायरेक्शन होगी, क्योंकि उसके ऊपर टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, तो इट हैज़ अ डायरेक्शन। तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? पॉजिटिव से, एंड एट नेगेटिव। देखते हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये बनाई मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कहाँ से स्टार्ट हुई? पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, नेगेटिव पे जाके एंड हो गई। क्लियर? तो डायरेक्शन याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, यू शुड रिमेंबर द प्रॉपर्टीज, राइट। द सेकेंड वन, they form smooth curves, continuous curves. They form continuous curves but not closed one. Closed curves नहीं होते हैं। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव कॉन्टिन्यूसली चलती जाती हैं, कॉन्टिन्यूस हैं। दे आर कॉन्टिन्यूस स्मूथ कर्व्स बट दे आर नॉट क्लोज्ड। कहने का मतलब है पॉजिटिव से नेगेटिव गई तो नेगेटिव से वापस पॉजिटिव में एंटर नहीं करती है। हमेशा पॉजिटिव से लाइन निकलती है, नेगेटिव में एंटर करती है, बट नेगेटिव से वापस निकल के पॉजिटिव में एंटर नहीं करती है, तो क्लोज्ड नहीं बनाता है। इस तरह से कर्व नहीं बनता है। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व्स बनाते थे, अगर याद हो, वो नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ एंटर कर जाते थे, तो क्लोज कर्व बनते थे। यहाँ क्लोज कर्व नहीं बनते हैं बिकॉज दे हैव वन डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, चलिए फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज योर थर्ड प्रॉपर्टी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बोला था स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग कैसे पता चलता है? कोई चार्ज है, लेट इट बी, मैंने पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ पॉजिटिव अकेला सिंगल चार्ज मैंने लिया, तो ये सिंगल चार्ज की फील्ड अगर मैं ड्रॉ करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूँ, तो इस तरह से आती हैं इन ऑल पर्टिकुलर डायरेक्शंस। क्योंकि एक सिंगल पॉइंट चार्ज होगा तो उसकी सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इसकी फील्ड लाइनें कहाँ ज़्यादा स्ट्रांग होंगी? इधर ज़्यादा स्ट्रांग होगी, इधर ज़्यादा स्ट्रांग होगी, इधर वीक होगी। मतलब पी क्यू पॉइंट पे स्ट्रांग है, आर पॉइंट पे कम है। अब देखो, पी पॉइंट पे या
जहाँ पे रेडियस कम है, मतलब जो चार्ज इसके बिल्कुल करीब हैं उन पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पे फील्ड लाइनें बिल्कुल क्लोज हैं, दिख रही हैं। और आर पॉइंट पे फील्ड लाइन क्या हो गई, उससे दूर हो गया, फील्ड तो वैसे वीक हो गई। तो इस रीजन में लाइनें भी दूर हो गई, शटर हो गई, तो फील्ड भी वहाँ पे क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। कहने का क्या मतलब है, जहाँ पे लाइनें करीब दिख रही हैं वहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होती है, जहाँ पे लाइनें जैसे जैसे आगे जाती जाएंगी लाइनें क्या होती जा रही हैं, दूर होती जा रही हैं, तो वहाँ पे फील्ड क्या होती जाएगी, वीक। पीछे भी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे रेडियस कम होगा, लाइनें करीब है रेडियस कम में, तो फील्ड स्ट्रांग है, लाइनें दूर, रेडियस ज़्यादा हो गया तो फील्ड वहाँ पे वीक हो जाती है। तो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या लिख सकती हूँ, क्लोजर द लाइन्स, क्लोजर द लाइन्स स्ट्रॉन्गर विल बी द फील्ड, stronger will be the field and vice versa। और अगर लाइनें दूर हैं तो फील्ड वहाँ पे क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी कम्स टू योर फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी आती है टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन। अभी मैंने पहले भी पढ़ा था यहाँ पे, टेंजेंट टू ए फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी कर्व पे, फील्ड लाइन पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो टेंजेंट मुझे किसकी डायरेक्शन देता है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ वन, कोई दो फील्ड लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। नो फील्ड लाइन्स कैन क्रॉस ईच अदर, क्रॉस ईच अदर। रीजन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आपने लिख लेना है जल्दी से। दो फील्ड लाइन्स कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। बीइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इसे बच्चा क्या होती है, टेंसर होता है या वेक्टर होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर है तो एक सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की सिंगल एक डायरेक्शन होगी। मान लो मैंने ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आपस में क्रॉस करा दी। कहाँ पे क्रॉस की, पी पॉइंट पे क्रॉस की। लेट इट बी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दो, तो मैंने क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। इसका मतलब पी पे, अगर इस कर्व पे ए बी कर्व ले लेते हैं, एक एक्स वाई कर्व ले लेते हैं, मैंने बोला क्रॉस नहीं करते हैं, मान लिख के चलते हैं, चलो क्रॉस कर भी गए, तो पी पॉइंट पे अगर मैं ए बी पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट इधर को आएगा, और अगर एक्स वाई पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट इधर को आएगा। इसका मतलब एक सिंगल पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो गई, विच कैन नेवर बी पॉसिबल। रिमेंबर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि एक सिंगल पॉइंट पे अगर वो क्रॉस कर जाएं तो सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी इट शुड हैव अ सिंगल डायरेक्शन एट ए सिंगल पॉइंट। लेकिन हमने देखा अगर क्रॉस करती हैं तो पी पे दो डायरेक्शंस हो गई। इसका मतलब है दो फील्ड लाइनें कभी भी आपस में क्रॉस नहीं कर सकती हैं। तो क्या रीजन देंगे, इफ the two field lines cross each other, then at a single point there will be two directions of electric field, which can never be possible. Why? Because electric field is a vector quantity, right? चलिए, this is your fifth one. अगर हम आगे बात करते हैं, 5 तक तो ओके है, आगे प्रॉपर्टीज आपने पढ़नी है पढ़ भी सकते हैं, नहीं पढ़नी है तो नहीं भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ऑलवेज, नॉर्मल बोलो या परपेंडिकुलर बोलो एक ही बात है, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर विच हैज़ द चार्जेस इन
इक्विलिब्रियम, जिसके पास चार्जेस हैं इक्विलिब्रियम में, वो हमेशा एक कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है एट ए 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल होती हैं या परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। अब अगर नॉर्मल ना हो, इसका मतलब है दे आर मेकिंग ए सर्टन एंगल थीटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, हम बोल रहे हैं नॉर्मल हमेशा होती है, तो रीजन इसका अगर पेपर में पूछ लें क्यों, अगर नॉर्मल नहीं है इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। अगर थीटा एंगल से इंक्लाइंड है तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक बनेगा ई कॉस थीटा और एक बनेगा ई साइन थीटा। तो जो कंपोनेंट पैरेलल है कंडक्टर के, वो कंपोनेंट इसके चार्जेस पे क्या लगाना शुरू कर देगा, फोर्स। तो वो इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर के मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। मूव कर जाएंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज योर करंट। इसका मतलब इक्विलिब्रियम में करंट बनना शुरू हो गया। तो क्या इक्विलिब्रियम में करंट बनता है, स्टैटिक कंडीशन में करंट बनता है? नहीं। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। पेपर में पूछते हैं व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, व्हाई? Because if they are non-normal to the surface, then it has two components. The one component which is parallel to the surface, they will start moving the electrons by applying the force and forms the current in equilibrium, which can never be possible because in static condition or in equilibrium condition current is not formed, and we are dealing with electrostatic. Clear? Remember the reason, important point. This is important, this is important, very important. 1 number question, right बेटा? ये आ गया। अब आपका नेक्स्ट बोलते हैं, 6th हो गई, 7th पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे कुछ सिस्टम्स के लिए। 7th पॉइंट, फील्ड लाइंस never move through a या pass through a conductor, pass through कंडक्टर के बीच में से पास नहीं करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। मैंने बोला फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस थ्रू कंडक्टर। एक कंडक्टर है, उसके बीच में से पास नहीं करती हैं। क्यों पास नहीं करती? क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड में चार्ज ही नहीं होता है, इसीलिए फील्ड भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंडक्टर का सारा चार्ज बच्चे कहाँ पे होता है? सरफेस पे होता है। क्लियर? और यही प्रॉपर्टी जो है हम दैट इज शील्डिंग इफेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। वो अगला कॉन्सेप्ट होगा हमारा। चलिए, दीज वर द प्रॉपर्टीज, पेपर में आता है, 3 मार्क क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड डिस्कस इट्स वेरियस प्रॉपर्टीज, या एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जैसे भी पीछे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, राइट। अब हम ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने को आती हैं फॉर अ सिस्टम, फॉर सम सिस्टम्स। कुछ सिस्टम्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहली जो ड्रॉ कर रहे हैं वो सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं ड्रॉ करके दिखाऊं। पेपर में इसी तरह से आता है, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर फर्स्ट सिंगल चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सेकंड पॉइंट सिंगल नेगेटिव चार्ज, थर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इस तरह से आता है। सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए पहले फील्ड लाइन ड्रॉ करके दिखा देते हैं। अभी पीछे भी ड्रॉ किया। अगर ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। तो अगर सिर्फ पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी और एंड होंगी इन्फिनिटी पे। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर देनी है इन ऑल डायरेक्शंस। एरो विल बी आउटवर्ड बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव। इस तरह से आपने ड्रॉ करते जाना करते, इक्वल दिखानी है। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया, इक्वल दिखानी है, ठीक है। सेकेंड, सिंगल नेगेटिव के लिए, अब नेगेटिव पे ख़त्म होती हैं जाके, मतलब नेगेटिव पे एंड होती हैं। इसका मतलब है एरो अंदर की तरफ होगा। लाइनें उसी तरह से हमने ड्रॉ की जैसे पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, बट एरो
कहाँ को होगा, अंदर की तरफ। इसका मतलब है ये लाइनें ओरिजिनेट कहाँ से हुई होंगी, इन्फिनिटी से, और एंड कहाँ हुई आके, नेगेटिव पे, राइट। पॉजिटिव में स्टार्ट हुई पॉजिटिव से, एंड हुई इन्फिनिटी पे, सिंगल सिंगल जब चार्ज थे। अब आ जाते हैं, अगर मेरे पास डाईपोल है, मतलब इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव भी है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे मैं रख लेती हूँ पॉजिटिव, यहाँ मैं रख लेती हूँ नेगेटिव। अब इसकी फील्ड को रिप्रेजेंट करना है फील्ड लाइनों से, तो कैसे बनेगा, मेनली ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो पहली लाइन तो सीधे सेंटर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो नहीं ड्रॉ करेंगे तो गलत है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से शो करना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते जा रहा है इस तरह से, ठीक है। अब और ज़्यादा हम नहीं शो करें तो बस इतना इतना सा शो कर दीजिए, इस तरह से, ठीक है बेटा, क्रॉस नहीं करवानी है। तो एरोज पॉजिटिव से निकल रहे हैं, तो एरो यहाँ से बाहर बाहर की तरफ, और नेगेटिव में एंटर कर रहे हैं, डायरेक्शन है क्योंकि, ठीक है। इस तरह से आप डाईपोल का रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ये हमने इसलिए दिखाया क्योंकि अब कितना ज़्यादा आपको पूरे पूरे दिखाएंगे तो हाफ हाफ है कि अब आगे एक्सटेंड होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आप, दो लाइंस को क्रॉस नहीं करके दिखाना, यहाँ गलती से थोड़ा सा हो गया, ठीक है। चलिए फोर्थ हम बोलते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, बोथ दो चार्ज हैं लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, बोथ पॉजिटिव, दोनों के लिए, जैसे पॉजिटिव के लिए बनेगा दोनों पॉजिटिव, वैसे दोनों नेगेटिव के लिए। अब एक लाइन यहाँ से ज़रूर ड्रॉ कर लेनी ऐसे, और इसकी एक एक्सिस। अब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल, ठीक है। तो इसकी फील्ड इस तरह से रिप्रेजेंट करनी है, ये लाइनें उसकी तरफ जा रही थी बट उसने उसको क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। तो लाइनें इस तरह से आपने ड्रॉ करना शुरू कर देना है, रिपल्सिव लाइंस दिख रही हैं कि दूसरा चार्ज उसको, और डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से एरो बाहर की तरफ होता है। सिमिलरली यहाँ पे ये भी लाइन इस तरफ जा रही थी बट इसने इसको क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, तो एरोज बाहर की तरफ। इसी तरह से ये ड्रॉ करके आपने सीखना है कि कैसे बनेगा, ठीक है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन पेंसिल से ड्रॉ करनी है। होप आप बनाते भी हैं, लेक्चर्स पूरे फॉलो कर रहे हैं और डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ फॉर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, सेम सेम बनेंगी, ठीक है। अब आ जाती है बच्चा नेक्स्ट, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पीछे भी बताया था जब हमने टॉक पढ़ा था, यूनिफॉर्म फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूनिफॉर्म फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, यूनिफॉर्म फील्ड लाइनें इस तरह से, पैरेलल, इक्विडिस्टेंट। और नॉन यूनिफॉर्म हो तो यहाँ पे बता देते हैं, पहले भी पढ़ा है शायद हमने, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बतानी हो तो उसके लिए